नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज मेंस डे के अंदर हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे आज के एक सवाल में। तो देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, डिस्कस व्हाई इंडिया नीड्स टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम कोल एंड क्रूड ऑयल। तो हिंदी में अगर बात करें, चर्चा करें कि भारत को कोयले और कच्चे तेल का जो ऊर्जा स्रोत का संसाधनों का यूज किया जाता है उसके विविधीकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है। कहने का मतलब कि इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। अब मान लीजिए इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट सभी को रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा अगर बात करें तो कई तरह की चीज़ों में, मशीन्स को रन करने में, और उसके अलावा अगर बात करें, कई इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसमें कोयले का भी यूज़ किया जाता है। और अदर जो चीज़ें होती हैं, कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज को रन करने में। बात सिर्फ इंडस्ट्रीज की नहीं है, अगर ऑल ओवर भारत की या पूरे विश्व की बात करें तो हर एक सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा वर्क नहीं है इस दुनिया के अंदर जो बिना एनर्जी रिसोर्सेज के किया जा सकता हो। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसमें भी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका क्रूड ऑयल है उसी से पेट्रोल डीजल जो है वो बनता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका यूज हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो जाएगा, और हर चीज, लगभग हर एक चीज के अंदर आपकी ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कोई खुद तो नेचर में नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बिजली की उत्पादन करना हो तो उसके लिए कई तरह के रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें, सबसे जो एक नॉर्मल रिसोर्स यूज किया जाता है वो है कोयला। उसके बाद आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डैम्स बनाए जाते हैं और डैम्स के थ्रू जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा जो आपके रिसोर्सेज बनते हैं वो आपकी विंड एनर्जी भी है, कि हवा शक्ति का यूज करके उसके द्वारा जो बिजली है वो पैदा की जाती है। सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। सो ये सब चीजें आपकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो यूज की जाते हैं। रिसोर्सेज का चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर है, और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तरह के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं और कुछ टाइम तक और यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक उस नंबर के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे हैं या फिर इतना है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। उनको बोलते हैं आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर ऐसे संसाधन या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं, कोयला होता है, जो कोयला है, और आपका जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक होता है। तीन तरह की रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक होती है, इग्निस होती है, सेडिमेंट्री होती है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है उसी के अंदर आपका कोयला और क्रूड ऑयल मिलता है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके अंदर क्यों मिलता है या फिर ये बनता कैसे है, कि प्रीवियस टाइम के अंदर, पुराने वक्त के अंदर, मतलब अगर आप आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पर अगर मान लीजिए जो ये हमारी अर्थ थी उस पर अगर हम बात करें कि किसी तरह के एनिमल्स रह रहे थे, या फिर हम जुरासिक पीरियड की बात करें जिस टाइम पे डायनासोर रह रहे थे, तो जब उनकी एनिमल्स की या फिर जो प्लांट्स है उनकी डेथ होती थी, जब वो मरते थे या फिर प्लांट जो था वो टूटता था, ट्री जो है वो टूटता था, तो वो धरती पर गिरता था, और एनिमल है वो भी आपका लैंड पर ही, मतलब मरेगा तो वो जमीन पर ही गिरेगा। तो उसके बाद वो जो एनिमल है या फिर जो ट्री है उसके ऊपर अगेन ऊपर से मिट्टी पड़ती थी। मिट्टी किस तरह से पड़ेगी, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जो है मिट्टी आएगी, उड़कर आएगी या बहकर आएगी, उसको जो एनिमल है उसको कवर कर देगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर मरता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, 1-2 दिन और धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन करते करते वो उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं आपके जो उसको खाना शुरू करते हैं, या फिर जो आपके पक्षी उड़ रहे होते हैं, बाज, चील, ये सब खाते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या है, कुछ टाइम बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सारा क्या है धीरे धीरे करके मिट्टी में समा जाएगा। अब यही जो आपके एनिमल्स और ट्री हैं, इन्हीं के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जैसे कि हड्डियां होगी या फिर जो उनकी जो स्किन थी, वो सब चीजें, उन्हीं से आपका कोयला और ये जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल सॉरी, उसकी फॉर्मेशन होती है। सो अब इसके बनने में बहुत सारा वक्त लगता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई एक जानवर मरता है तो उस जानवर से, उसकी हड्डियों से, उसके अवशेष से कोयला या फिर जो क्रूड ऑयल है उसको बनने में हजारों सालों का वक्त लगेगा। तो अब ये जो हमारे पास कोयला के भंडार है या फिर क्रूड ऑयल है या फिर कोई अदर सोर्स है, तो वो क्या है, इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होता है, उनको काफी हजारों सालों का वक्त लगता है।
तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम उसे एक ही बारे में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इट माइट बी पॉसिबल कि वो ख़त्म हो जाए कुछ टाइम के लिए या फिर कम हो जाए। तो इसलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं कि जिनको दोबारा से जल्दी से रिन्यू नहीं किया जा सकता, या फिर वो किसी ना किसी टाइम पर एटलीस्ट एक जगह पर ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज होते हैं आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। वो ऐसे रिसोर्सेज जो अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो सन एनर्जी है, सूर्य की जो रोशनी है, वो अगर हम यूज़ भी करते रहें तो भी वो ख़त्म नहीं होगी। हवा की मैं बात करूं तो हवा भी ख़त्म नहीं होगी। पानी की अगर बात करें तो पानी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि दोबारा से बनते रहते हैं या फिर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अब यहाँ पर जो जिन दो रिसोर्सेज की बात की गई है, कोयले की बात की गई है और आपका क्रूड ऑयल की बात की गई है, ये दोनों जो रिसोर्सेज है ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मतलब इनको दोबारा से रिन्यू करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हम तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट नेचर कर सकती है, और नेचर जो करेगी वो अपने नॉर्मल टाइम पीरियड के हिसाब से करेगी जिसमें हजारों सालों का वक्त लगेगा। लेकिन उस बीच में अगर हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है ये खत्म हो जाए एक टाइम पे। तो इंडिया को जरूरत है कि वो इन दो रिसोर्सेज से, कोयला क्रूड ऑयल से, दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ को शिफ्ट करें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये इंडिया का कंजम्पशन है, या फिर इंडिया की मैं बात करूं कि तो इंडिया कहाँ कहाँ से कितनी एनर्जी यूज करता है। इंडिया का जो मैक्सिमम फ्यूल है वो इस सेक्टर से आता है, और ये आपका कौन सा है? कोयला, 53%। तो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है भारत के, उनमें से 53% जो आपका एनर्जी रिसोर्स आता है, या फिर जो बिजली आती है या फिर और किसी भी काम में यूज होता है, वो कोयला आपका 53% है। ओके, उसके अलावा आपका गैस है, क्रूड ऑयल है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके बाद दूसरे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि आपका विंड हो जाएगा या फिर सन वाला हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा न्यूक्लियर रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके रिसोर्सेज है जो इंडिया यूज करता है। अब देखिए, इनसे हमें शिफ्ट करने की जरूरत है, ये हमारा सवाल है, और क्यों जरूरत है हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ओवर 80% ऑफ द इंडियाज एनर्जी नीड्स आर मेट बाय द 3 फ्यूल्स। 3 तरह के जो फ्यूल्स हैं, उन्हीं से इंडिया की 80% जो क्षमता है, ऊर्जा की जो यूज करने की इंडिया की क्षमता है, वो पूरी की जाती है। और वो कौन कौन से हैं? आपका कोयला हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, या फिर सॉलिड बायोमास हो जाएगा। तो इन 3 तरीकों से ही जो भारत अपनी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। और however there is a growing consensus toward the diversification of the energy from the conventional to the non-conventional resources। और ये आज के जो हमारे स्कॉलर्स हैं या फिर गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि हमें ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जैसे कि कोयले की बात करें, ऑयल की बात करें, इनसे हटकर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि सन एनर्जी हो जाएगा, विंड एनर्जी हो जाएगा, उन सब की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ये इंडिया के अंदर कंसेंसस जो है वो पैदा हो रहा है, और इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब रीजंस की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रोइंग कंसेंसस अगेंस्ट द कन्वेंशनल यूज इंटरनेशनली सच एज द शर्म अल शेख, ये आपका इजिप्ट के अंदर एक सिटी है, वहां पर 2022 के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी जिसको COP27 के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था। कई तरह के मुद्दे थे, उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि हमारा जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज है, उनको एक जो कन्वेंशनल यूज किए जा रहे हैं उन रिसोर्सेज को छोड़कर उसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उनकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये जो आपका कोयला है, इसकी जब हम इसका यूज करते हैं तो इससे बहुत सारा जो गैसेस है वो रिलीज होती हैं। अब ये जो गैसेस हैं, ये भारत की जो एनवायरनमेंट की अगर बात करें, ना सिर्फ इंडिया बल्कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें बदलाव लेके आ रहा है। और ये सिर्फ भारत का कंसर्न नहीं है। जैसे कि मैंने आपको COP27 के बारे में बताया, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी नेशंस हैं। तो सभी की ये कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरह से जो ये कोयले की जो यूज किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया और चाइना सबसे ज्यादा ऐसी 2 बड़ी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कोयले का यूज करते हैं, इंडिया, चाइना, और उसके बाद अमेरिका। तो ये सबसे ज्यादा कोयले का यूज करते हैं अपनी एनर्जी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब देखिए, मैंने 3 कंट्रीज का नाम लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज इसका यूज नहीं करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं,
तो वो शिफ्ट हो रही हैं, धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो रही हैं कहाँ, तो वो ऑलरेडी कोयले का यूज कर चुके हैं। जब उनका इंडस्ट्रियल पीरियड चल रहा था, जब रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में या फिर यूरोप में, तो उस टाइम पे वो यूज कर चुके हैं। अब उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनके पास पैसा भी है और उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, जिसकी वजह से वो नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि हाइड्रो हो गया, मतलब पानी के द्वारा ऊर्जा पैदा करना, या फिर सन के द्वारा या फिर विंड के द्वारा, उनकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब क्योंकि भारत हो गया, चाइना हो गया, ये और कुछ और कंट्रीज, ये सब कंट्रीज क्या है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब विकासशील है, अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है लेकिन पहुंचने वाली है। तो इनको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है हर एक सेक्टर के अंदर, और ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिकली जो कोयला है उसका यूज करते हैं, क्योंकि कोयला इजीली भारत में अवेलेबल भी है। भारत में बहुत सारी साइट्स हैं जहां से कोयला मिल भी जाता है, तो हम क्यों बाहर से कोई चीज बाय करें, अपना पैसा जो है वेस्ट करें अपनी एनर्जी उनको पूरा करने के लिए। लेकिन ये बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, उनके अंदर ये बात उठाई गई कि कोयले की वजह से ये जो पोल्यूशन होता है, जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, ये क्लाइमेट को बदल रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा कंसर्न जो है वो निकल के आ रहा है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हमें कोल से हटकर कुछ नई जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा। सोरिंग प्राइसेस ऑफ द कोल एंड द क्रूड ऑयल। अब सेकंड रीजन की अगर बात करें तो कोयले की भारत के अंदर वैसे तो बहुत सारे आपको माइंस मिल जाएगी, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। कोल के भी कई तरह के टाइप होते हैं। एक कोल का टाइप ऐसा है कि उसको आप जब बर्न करेंगे तो उसमें से धुआं कम निकलेगा और उससे से हीट ज़्यादा निकलेगी। और एक कोयले का टाइप ऐसा है जिसको हम पीट भी कहते हैं कि उसमें जब उसे बर्न करेंगे तो उसमें से हीट कम होगी इन कंपैरिजन टू दी जो स्मोक उससे निकल रही है, धुआं उससे निकलेगा, धुआं बहुत ज़्यादा होगा, तो वो थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और भारत के अंदर बेस्ट क्वालिटी का कोयला तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। बट इन केस भारत को किसी और कंट्री से जो है कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े भारत के अंदर, तो कोयले के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हर कंट्री को कोयले की डिमांड। तो प्राइसेस हाई होने की वजह से अब हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोयले को बाय करेंगे और उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हम वो पैसा कहीं अच्छी जगह लगा सकते हैं भारत के अंदर। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कोयले को छोड़ के किसी और तरीके से हम एनर्जी की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएं, तो कोयले और क्रूड ऑयल के हाई प्राइसेस की वजह से, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर देखने को मिला, उनकी वॉर की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे कोयले के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो ये एक इस वजह से भारत को जो अपनी रिक्वायरमेंट है कोयले की, उससे हटकर किसी और तरह के जो एनर्जी रिसोर्स है उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। पहला रीजन ये। आगे अगर बात करें ग्रोइंग प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? देखिए कोयले और क्रूड ऑयल के मैंने आपको प्राइसेस बताया कि बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स चल रही है वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। इन सब सिनेरियो के बीच में अगर आप देखेंगे जो दूसरी तरह के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो विंड टर्बाइन यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सोलर एनर्जी में सोलर पैनल्स को यूज किया जाता है। और ये जो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज है, सोलर वाले और आपके विंड वाले, इनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, या फिर मैं बात करूं जो चीजें यूज होती हैं सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में या फिर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, उन सब चीजों के रेट कम होने शुरू हो गए हैं। पहले वो ज्यादा थे लेकिन अब वो कम होने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, विंड को लगाएंगे तो उसमें सब्सिडी देंगे। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सभी जगह पर अगर बात करें, सभी कंट्रीज इस तरफ को शिफ्ट हो रही है, जो आपकी सौर एनर्जी है या फिर पवन ऊर्जा है उसकी तरफ को। तो इस ऊर्जा को यूज करने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट थी, पहले उनके प्राइसेस ज्यादा हाई थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट है ना, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स की कमिटमेंट है, सभी कंट्रीज की कमिटमेंट है कि हमें कोयले से हटना है और दूसरी जगह पे जाना है, मतलब जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी तरफ जाना है। तो इसीलिए ये जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी जो यूज है उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, और उनके प्राइसेस में भी काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आप कोयले की बजाय आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके जो चीजें लगेंगी जो उसमें यूज होंगी, आप वो बाय करेंगे। तो एक तो पहली चीज क्या होगा, जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है कोयले की वजह से वो नहीं होगा।
तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री उसी को प्रेफर करेगी। हाँ, लेकिन एक पॉइंट जरूर है कि पहले इन सोलर पैनल्स का, विंड टर्बाइंस का, इनका रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल रही है कोयले और इनके बीच में, तो अब धीरे धीरे प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो इसलिए भी इंडिया को जरूरत है कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करे। उसके बाद है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल फोरम पे बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे का साथ दे रही हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब सिर्फ सरकार की ही यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कोयले से कम करके दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे लगाए। जो इंडिविजुअल्स है कंट्री के अंदर वो भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप कोई घर है, नॉर्मली उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कोयले से प्रोड्यूस हो रही है। कोयले से एक्चुअली में होता क्या है कि कोयले से क्या होता है, जो वाटर है उसको गर्म किया जाता है, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से फिर टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जब आपके घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी अभी जो आ रही है वो तो कोयले के थ्रू आ रही है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, अपने घर में अपने छत पे सोलर पैनल लगा देंगे, तो वो सोलर पैनल से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी घर को वहीं से मिल जाएगी। तो कम से कम आपने अपनी जो कंजम्पशन थी, आप जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे थे, आपने वो कम कर दी कोयले की साइड से। अब आप क्या है, सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ऑल ओवर इंडिया में जो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी साथ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए, फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी स्ट्रेस कम होगा। और इंडिया जो है अपने जो टारगेट अचीव करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी वाले, 2050 तक इंडिया क्या करना चाहता है कि अपना कार्बन का जो यूज है उसको जीरो करना चाहता है। सो वो इंडिया कर पाएगा। अब सिर्फ सरकार काम करेगी तो उससे हम उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी सब लोग करेंगे तो हो सकता है। और सरकार इसके लिए कई तरह की पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, और ये सब्सिडी जो है इसीलिए दी जाती है ताकि ज्यादा लोग जो हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना स्टार्ट करें। ये इस तरह से आपके टरबाइन होते हैं और ये सोलर पैनल्स होते हैं। इन सोलर पैनल से सन की लाइट पड़ती है और उस वजह से, लाइट की वजह से फिर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में बनती है। और ये विंड टरबाइन भी जब गोल घूमता है तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो इन सब चीजों का यूज किया जा सकता है भारत के द्वारा। आगे अगर बात करें, इंडिया शुड यूटिलाइज द होस्ट ऑफ द मल्टीपल ऑप्शन प्रेजेंट टुडे विद डेडिकेटेड स्टेप्स टुवर्ड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन टू प्रूव इटसेल्फ एज अ लीडर इन द ग्लोबल साउथ ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन। अब हमने रीजन डिस्कस कर लिया कि क्यों भारत को जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ को जाने को। पहली बात, उनकी स्कैरसिटी है। अब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। सो इस वजह से हमें ज़रूरत है पहले एक ऑप्शन ढूंढने की। सेकंड अगर बात करें तो ये आपके एनर्जी रिसोर्सेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है, जो हार्मफुल गैसेज निकलती है कोयले की वजह से। तीसरी अगर बात करें तो प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, मतलब कि कोयला और जो क्रूड ऑयल है पहले कंपैरेटिवली चीप पड़ते थे सोलर पैनल से या फिर विंड टर्बाइन से, लेकिन अब क्या है, जो प्राइसेस है वो कम होने स्टार्ट हो गए, इसलिए भी सरकार को जरूरत है। तीसरी अगर बात करें, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से कई तरह के जो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई तरह के जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। सो ये सब रीजंस हैं आपके कि इंडिया को जरूरत है अपना जो एनर्जी वाला फोकस है वो कोयले से दूसरी तरफ शिफ्ट करें। और वैसे भी जो कोयले है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कोयले की डिमांड बढ़ती घटती रहती है, एनर्जी उससे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है। अब क्योंकि इंडिया डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि भारत एक अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट करे, इंडिया जो है एक अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट करे, ताकि वो दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस कर पाए। भारत की ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो भारत ज्योग्राफिकली बहुत ही एक, मैं कहूँ कि आइडियल जगह पर सिचुएट करता है। भारत में काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन का जिक्र इसलिए क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर विंड्स की मूवमेंट बहुत तेज होती हैं, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो वहाँ पे विंड टर्बाइंस लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा भारत की बात करें तो भारत के पास एक बहुत बड़ा डेजर्ट भी है, जो थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर। तो वहां पर क्या है, वहां पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं बहुत सारे, और ये सोलर पैनल क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी तेज होती है,
तो सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, भारत के अंदर बहुत बड़ा एक हिमालयन चेन चल रही है, हिमालयन माउंटेन्स की चेन चल रही है, और उन हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो वो नदियां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, जल से विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। तो भारत के पास एक ये भी एडवांटेज है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भारत के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। अब धीरे धीरे करके अगर उनको हार्नेस करेंगे या उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो भारत की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फिलहाल आपका इतना ही है, और ये जो नई फाइनेंसेस मिलेंगे, टेक्निकल फंडिंग होगी, इन सब चीज़ों से हेल्प होगी भारत के जो इंटरनेशनल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, जिसमें कार्बन को जीरो करना है और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज करना है। आगे अगर बात करें, हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से TU-ATU का जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। ये कोर्सेज अगर आप लेना चाहें तो 2,999 के अंदर आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। अगर 2,999 का आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपको सभी हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें हम इसी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें सारा कुछ आपका टॉपिक वाइज होगा, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम प्राइस पे आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज 2,999 के अंदर। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपकी आंसर कॉपी चेक की जाएगी, जिससे आपको पता होगा कि आप कितना ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आपके आंसर्स में कहाँ कहाँ कमी है। अगर आप चाहें तो एक कंप्लीट कॉम्बो पैक है जो कि 7,999 का 7,999 का पैक है। इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मतलब कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, इवन अकाउंट्स का भी साथ में होगा, और साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी मिल जाएगी, और उसके अलावा आपका जो स्टडी मटेरियल होगा पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं? यू कैन एक्सेस दिस कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है, आप हमारी जो ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो आप वहाँ से भी इन कोर्सेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।